जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित जो संगठन एवं सम्मेलन आयोजित किए गए पिछले लगभग 30 सालों में कम से कम, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जलवायु परिवर्तन लगातार समस्या बढ़ती चली जा रही थी, तो वैज्ञानिकों ने का एक अंदेशा था कि अगर 2030 तक तापमान, जो मीन वैश्विक माध्य तापमान, ग्लोबल मीन टेम्परेचर है, अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के पार चला गया तो जलवायु में नाटकीय परिवर्तन होगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होगा, जिससे सबसे ज़्यादा विकसित देश तो कम, उससे दुगना विकासशील देश और उससे ज़्यादा द्वीपीय देश, जो द्वीपीय में आइलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनमें। तो पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिस में कि जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन एवं संगठन बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी कि लगातार जलवायु औद्योगिकीकरण के बाद लगातार धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो 2030 तक, लगभग 7 सालों के बाद, अगर वैश्विक माध्य तापमान, एक तापमान एवरेज तापमान माना गया, अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ गया तो इससे क्या होगा कि विकासशील देशों पे और द्वीपीय देशों पे बहुत ज़्यादा असर आने वाला। इतना असर आएगा कि अगर विकसित देशों पे एक असर है तो विकासशील देशों पर उसका दुगना और द्वीपीय देशों पर उसका 3 गुना वैश्विक असर आने वाला है। ये तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होता है ये डिस्क्रिमिनेटिव होता है। विकसित देशों पे कम पड़ेगा, विकासशील देशों पे ज़्यादा पड़ेगा, उससे ज़्यादा पड़ेगा द्वीपीय देशों पे, या गरीब लोगों पे ज़्यादा पड़ता है और अमीर लोगों पे कम पड़ता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इस लगातार जलवायु परिवर्तन को लेकर के पहले तो ज़्यादा कोई गंभीरता का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया पर्यावरण पर। स्टॉकहोम, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मतलब ये था कि पूरी दुनिया में एक जागरूकता लाना पर्यावरण संरक्षण के प्रति या जलवायु परिवर्तन के प्रति, कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है। उसके पहले किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में किसी कोई जानकारी। लेकिन जब 1972 आते तक पूरी दुनिया ने ये देखा, वैज्ञानिकों ने, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वैज्ञानिकों ने इस बात का अंदेशा बनाया, अगर ऐसे ही लगातार तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको एक बताया कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाए धरती का, तो गेहूँ के उत्पादन में 4 से 5 मिलियन टन की कमी हो सकती है। तो इससे सारे देश एकदम भयभीत हो गए। तो उन्होंने स्टॉकहोम सम्मेलन किया 1972 में। इसका ज़्यादा कुछ ज़्यादा इसका परिणाम नहीं निकला, बस एक सम्मेलन भर हुआ और बस उसके बाद। लेकिन 1992 में, लगभग 20 साल बाद, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। उसमें क्या था कि इसको स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बाद इसको कहा गया अर्थ समिट कहा गया। अर्थ मतलब पूरी पृथ्वी को लेकर के पहली बार एक गंभीरता का प्रदर्शन हो रहा है लगभग 20 सालों के बाद, कि हमें अपनी धरती को बचाना है, तो इसके लिए हमें गंभीरता से प्रयास करने होंगे। तो 1992 में सबसे पहले अर्थ समिट की गई। यहाँ से आप इसको मील का पत्थर समझ ले सकते हैं, और एक आप समझ सकते हैं कि एक यहाँ से एक लक्ष्मण रेखा शुरू हो गई। अब अगर हमने जलवायु परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में पूरी पृथ्वी पर एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। तो उसके बाद ये पर्यावरण पर यूनाइटेड 1992 में सम्मेलन की अर्थ समिट अक्सर पेपर में आता है। अर्थ समिट कब आयोजित हुई? अर्थ समिट 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संगठन के द्वारा आयोजित की गई। तो इस सम्मेलन में कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं हुआ, लेकिन पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त सम्मेलन, इस सम्मेलन के द्वारा आने वाले समय में एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे पहले एक एजेंडा 21, मतलब 1992 से लेकर के लगभग 2013 तक के लिए हमने एक एजेंडा बनाया कि अगले 21 साल में हम किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास करते हैं, किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हैं, या विकसित देशों की तरफ से विकासशील देशों की मदद की जाती है। तो एक एजेंडा हमने बना लिया। एजेंडा में क्या था ये बहुत ज़्यादा नहीं बताया, बस एक हमने एजेंडा बना लिया कि अगले 20 सालों में हमें क्या क्या करना है। उसके बाद वन सिद्धांत, मतलब कि हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना। बिना पेड़ पौधों के संरक्षण के तो संभव ही नहीं है कि आप जलवायु परिवर्तन को मिटिगेट कर पाएँ। उसके एक जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर हमने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया, मतलब एक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किया, उसमें क्या भरना है ये बात की बात है। तो हमने कहीं ना कहीं अर्थ समिट में ये शुरू कर लिया।
ये एक तरीके से हमने फ्रेमवर्क बना लिया। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पर कन्वेंशन, उसके बाद रिव्यू अर्थ समिट 1992 के द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु, साथ में उसमें डिजर्टिफिकेशन को लेकर के भी थोड़ी चर्चा हुई थी। तो हम सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़े। स्टॉकहोम सम्मेलन में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस 1972 में बस एक शुरुआत मात्र हुई थी कि अब हमारे किस तरीके जलवायु परिवर्तन के प्रति एक पूरी दुनिया में एक संदेश देना था, ये हो गया। उसके बाद 1992 में आए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हम जो अर्थ समिट किए थे, वो एक मील का पत्थर साबित होता है। वहाँ से शुरुआत हो जाती है जलवायु परिवर्तन के प्रति पूरी दुनिया के गंभीरता के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ एक विकास पत्र भी जारी किया था, जिसको घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कि एजेंडा 21 हो गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल हो गए, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन हो गया, जैव विविधता पर कन्वेंशन हो गया, रियो अर्थ समिट 1992 के द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने की कन्वेंशन हमने एकदम शुरुआत कर दी थी। इसमें और था कि जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन जैव विविधता पर कन्वेंशन भी थोड़ा बहुत हमने किया, मरुस्थलीकरण को रोकने पर कन्वेंशन, मतलब ये लगभग इसका एक तरह से आउटकम था कि हम इस तरीके से आगे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ काम करेंगे। उसके बाद 1994 में लगभग उसके 2 साल बाद अर्थ समिट के 2 साल बाद एक हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC आयोजित किया, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 197 देशों का हमने देखिए, अब देशों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पहले देशों की संख्या कम रही होगी, लेकिन हमने जब 1994 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक प्रयास किया कि हमें और 2 सालों में हमने कुछ जो भी अर्थ समिट के आउटकम थे उस पर कुछ काम हुआ कि नहीं, इसके लिए एक मीटिंग की गई। तो 197 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। इसको यहाँ से भी हम मार्टियल प्रोटोकॉल की बात करते थे कि मार्टियल प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि ओजोन संरक्षण को लेकर के अक्सर चर्चा में मार्टियल प्रोटोकॉल कहाँ से रिलेटेड है, ओजोन संरक्षण से रिलेटेड। प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वो जलवायु परिवर्तन से ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, तो ये दोनों बिल्कुल याद होना चाहिए। मार्टियल प्रोटोकॉल, मार्टियल कहाँ, कनाडा में है, और किससे रिलेटेड है, ये प्रोटोकॉल एक हुआ था। ये ओजोन गैस जो है, ओजोन परत के संरक्षण के प्रति भी तो हमें काम करना है। ओजोन क्या है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो कहीं ना कहीं हम एक तरह देखें तो जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार ओजोन में छिद्र की बात हम अक्सर चर्चा में सुनते हैं, तो वहाँ से मार्टियल प्रोटोकॉल की भी शुरुआत हुई थी। ये भी साथ साथ चलता रहा धीरे धीरे करके। उसके बाद हमने थोड़ा सा NX 1 कंट्रीज़ की बात किया है, जो ऐसे थे जो ज़्यादातर घरेलू सर। अब NX 1 फिर हमने क्या किया, आगे जो बांट दिया NX 1 कंट्रीज, NX 2 कंट्रीज, NX 1 कंट्रीज जो जैसे होते। फिर ये तो हमने मार्टियल प्रोटोकॉल पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते। 1992 देख लिया, 1994 देख लिया, थोड़ा थोड़ा मेन वाले पढ़ते चले जा रहे हैं। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अभी मैंने बताया ना, प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, और मार्टियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, वो ओजोन डिप्लेक्शन से रिलेटेड है। ये दोनों याद रहना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पार्टी के प्रतिबद्ध। क्योटो प्रोटोकॉल और एक होता है प्रोटोकॉल और एक होता है कन्वेंशन। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपको बाध्यकारी है कि आपको ये करना ही करना है। कन्वेंशन में स्वेच्छा होती है, आप चाहें तो करें और चाहें तो ना करें। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में लाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्टियल प्रोटोकॉल 1987 और प्रोटोकॉल 1997। तो इसमें क्या किया गया था कि कॉमन बट डिफरेंशियल, समान लेकिन विभेदकारी, एक समान शब्द और साथ में डिफरेंस। समान का मतलब होता है कि सभी देश एक मिलियन प्रोग्राम के तहत एक मंच पर आएँ और साथ में जलवायु परिवर्तन के लिए संबद्ध रूप से प्रयास करिए। तो सभी देशों के लिए कॉमन हो गया, मतलब कॉमन सारे देश 197 देश मिले। उसके बाद अब कुछ डिफ्रेंशिएट, भाई पूरी दुनिया में सारे देश एक तरह के तो है नहीं। कुछ अगर अमेरिका है, कोई अमेरिका है, तो कोई भारत है, तो कोई नाइजीरिया भी है। तीनों में अंतर क्या है कि एक विकसित है, एक विकासशील है और एक अविकसित देश है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबको साथ लेके चलना है, कॉमन लेकिन डिफ्रेंशिएट। मतलब विकसित देश जो हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन देशों को कम से कम इन देशों को अधिक से अधिक अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है।
हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि पहली बात ये जापान का एक देश है, उसके बाद जापान की एक शहर है, उस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने एक सम्मेलन कराया था क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें क्या था कि कॉमन बट डिफरेंशियल, मतलब सभी देश समान रूप से सहयोग करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएट होगा। विकसित देशों को अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, विकासशील देशों को उससे थोड़ा सा कम, और जो द्वीपीय देश हैं, अविकसित देश हैं, उनको और कम जिम्मेदारी होगी, मतलब उनकी अधिक से अधिक मदद की जाएगी। तो क्योटो प्रोटोकॉल को 3 देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो मैंने आपको बताया, एनेक्स 1, एनेक्स 2 और एनेक्स 3। ये इसको नॉन एनेक्स भी बोलते थे, परसिस्ट 1, परसिस्ट 2 और परसिस्ट 3। इसके अंदर के तो सदस्य जो OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सदस्य थे। भारत इसका सदस्य नहीं है। कई बार पूछ लेता है कि भारत सदस्य है OECD का, उसके बाद SCO का, उसके बाद देखिए प्रश्न किस तरीके से बनाता है। देखिए प्रश्न बनाएगा, भारत सदस्य है, एक देगा OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद देगा आसियान दे देगा, उसके बाद दे देगा SCO दे देगा, उसी तो SCO नहीं देगा क्योंकि कभी चर्चा में रहता है कोई जिसका ऐसा संगठन जो भारत कॉमनवेल्थ से दे देगा, और उसका चौथे नंबर पे दे देगा IOC देते, कोई भी ऐसा दे देगा। तो हमें याद रखना है कि भारत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य अभी तक नहीं बना है, क्योंकि ये परसिस्ट 1 के देशों के अंतर्गत है, जो विकसित देशों में, भारत विकसित देशों में तो अभी है नहीं। उसके बाद परसिस्ट देश नंबर 2, जो ऐसे देश होते हैं जिनकी इकोनॉमी जो है ये अभी ना तो पूरी तरह विकासशील में ही है, ना अविकसित में ही, मतलब संक्रमण के दौर से गुजर रही है। जैसा भारत है विकासशील से लेकर के आगे विकसित देश बनने की तरफ 2047 तक हमने लक्ष्य भी रखा है कि हम भारत को 2047 तक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये लक्ष्य भी बनाया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे। तो ये परसिस्ट 2 के अंतर्गत आता है, इसमें भारत भी आता है साथ में, और जो विकासशील देश हो गए वो आते हैं। नंबर 3 गैर परसिस्ट नॉन एनेक्सियल कंट्रीज में आते हैं कि ऐसी गतिविधियों का एक तरह से इनको आप समझ सकते हैं, ये बेसिकली विकासशील देश ही है, लेकिन ये अविकसित देश होते हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा जरूर। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बहुत प्रश्न आता है, यहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल आने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद हमने ये कर लिया क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके बाद इनको क्या, इनके जो बाध्यकारी थी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, कॉमन पर डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने 3 कंट्रीज एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3 कंट्रीज में काटा। उसके बाद इसके जो इसमें हम इसके ऋतु रणनीति स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में उत्सर्जन कटौती में तो विकसित देश को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन कर रहा है, विकसित देश कर रहे हैं, तो उनको इस बात के लिए बाध्य करना, वो कितना बाध्य होती है ये अलग बात है, लेकिन हम उन्हें बाध्य करने की क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस बात के लिए बाध्य करने की कोशिश करेंगे कि अपना अधिक से अधिक उत्सर्जन की कटौती करें। चाइना, USA ये दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया का लगभग 30% 40% से ज़्यादा तो ये उत्सर्जित कर देते हैं। तो उसके बाद लचीला फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार करना, स्वच्छ विकास तंत्र विकसित करना और संयुक्त क्रियान्वयन, मतलब पूरे देश को एक कम अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के रूप में कि जो कम से कम उत्सर्जन करेगा, मतलब उसको हम अधिक से अधिक एक तरीके से उसको लाभ देंगे। बाजार एक पूरी दुनिया के बाजार के रूप में समझ लिया जाए, तो हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो सबसे कम करेगा उसको हम अधिक से अधिक लाभ प्रदान करेंगे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, मतलब कार्बन क्रेडिट की तरीके से एक कार्बन को, मतलब उसको लाभ मिलेगा। बस ये बात को ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, जैसे कार्बन के व्यापार के नाम जाना जाता है। कार्बन अब किसी अन्य वस्तु की तरह खोज व्यापारियों खोज की, इसे कार्बन बाजार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कार्बन का एक तरह से मार्केटिंग करना कि अगर आप कम उत्सर्जन करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद जैसा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एक माना गया कि 1 टन से जो कम उत्सर्जन जितना करेगा उसको उतना कार्बन क्रेडिट के रूप में एक तरीके पुरस्कार मिलेगा, या एक तरीके से बेच करके धन संचित भी कर सकता है। उसका स्वच्छ विकास क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसे तंत्र का विकास करेंगे जो कि पर्यावरण संरक्षण या जलवायु परिवर्तन के लिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, मतलब कि तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए हम जलवायु परिवर्तन के लिए जो जलवायु परिवर्तन को कम करने का प्रयास करेंगे। संयुक्त क्रियान्वयन, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है
कि सभी देश आपस में मिल करके एक सहयोग की भावना का विकास करेंगे और साथ में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन, यहाँ फोकस ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पे किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा 60%, मैंने पिछली वीडियो आपको बताया, अभी तक लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड को जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान होता है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें क्योटो प्रोटोकॉल हमने अच्छे से समझ लिया। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के लिए अगर कोई देश पालन नहीं करता तो उसमें भी प्रावधान किया गया है, अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपको अगली बार 30% से अधिक उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य भी प्राप्त करना होगा। तो ये चीज़ें आ गई। तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल देख लिया 1997 में, अच्छे से समझ लिया इसके क्या उद्देश्य थे, क्या कर्तव्य है। उसके बाद 3 तरीके से हमने सारी चीज़ों को समझ लिया। उसके बाद बाली सम्मेलन हुआ था 2007 में। देखिए हम मेन वाला पढ़ते चले जा रहे हैं, हमको और बीच में कुछ सम्मेलन होते रहे हैं। अब देखिए उनको हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, जो मेन जहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये 13वां सम्मेलन था क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको हम COP13 या उसके 2005 या 2 साल पहले CMP शुरू कर दिया गया था। तो हमको ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हम ये समझने कि बाली सम्मेलन कब हुआ, 2007 में हुआ। बाली एक्शन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जो इसके अंतर्गत क्या था कि दीर्घावधि लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, मतलब कि अब हमें एक पूरे अब और ज़्यादा गंभीरता आ गई। इसके अंतर्गत हमने क्या किया कि अब हमें और अधिक गंभीर होने की ज़रूरत है और हमें एक लॉन्ग टर्म, कोई अब छोटी मोटी समस्या नहीं रही जलवायु परिवर्तन, अब हमें एक लंबे समय के लिए रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और उसी के अनुरूप कार्य करने के बाद भी हम जलवायु परिवर्तन के संरक्षण की बात कर पाएंगे। तो इसको 5 साझा दृष्टिकोण, शेयर्ड विजन, नमन या न्यूनीकरण, मिटिगेशन, अनुकूलन, एडाप्टेशन, प्रौद्योगिकी और वित्तीय फाइनेंसिंग। तो अगर हम बात करें कि साझा दृष्टिकोण, देखिए साझा दृष्टिकोण तो हमने साझेदारी की बात आपको पीछे ही बताई थी कि सभी लोग एक साझा दृष्टिकोण रखें, एक कम से कम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कि इसके अंतर्गत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि सभी देश आपस में साझा करते हुए किस तरीके से हमें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है, से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। सामान्य न्यूनीकरण की मतलब मिटिगेट करें, कि मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करें। खासतौर ग्लोबल वार्मिंग गैसें जितनी भी जो मैंने आपको पीछे बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HF6 हो गया, CFC हो गया, HFC हो गया, इनके उत्सर्जन को हम कम करने का प्रयास करेंगे। अनुकूलन, एडाप्टेशन का मतलब ये होता है कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने आप को अनुकूलन पैदा करें कि उसका प्रभाव हम पर कम से कम पड़े। एक तो जलवायु परिवर्तन नुकसानदायक है, बेशक नुकसानदायक है, लेकिन हमें अपनी क्षमताओं का भी विकास करना पड़ेगा कि हम जलवायु परिवर्तन चाहे तो हमें अपनी फसल की ऐसी नई तकनीक विकसित करनी पड़े। हमें अपने स्वास्थ्य को भी ऐसे बनाए रखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने आप को अडाप्ट रखें, अनुकूल रखें, कि उसका प्रभाव कम से कम पड़े। थोड़ा मुश्किल है लेकिन किया जा सकता है। उसका तकनीक का मतलब ये होता है समन हमने पढ़ा दिया है कि जलवायु परिवर्तन, हाँ, समन मिटिगेट करना मतलब ग्लोबल वार्मिंग गैसों का, ये भी हमने बता दिया। या अनुकूलन हमने बता दिया। प्रौद्योगिकी तकनीक मतलब खासतौर से विकास देशों की इस बात की जिम्मेदारी ले। बाली सम्मेलन का ये पूरा बता रहा हूँ। बाली सम्मेलन की विकसित देशों की अधिक से अधिक मदद करें, तकनीक उपलब्ध कराएं, ताकि वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हानिकारक गैसें हैं उनके प्रभाव से वो अपने आप को बचा सकें। उसके बाद वित्तीय फाइनेंसिंग, यहाँ भी विकसित देश तो वैसे भी बस बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि विकसित देशों को अपने कर्तव्यों को ज़्यादा निर्वहन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्जन भी वो ज़्यादा करते हैं, संसाधन भी उनके पास ज़्यादा है, तो वो विकासशील देशों की हर हाल में मदद करें। तो ये हो गया हमारा बाली सम्मेलन 2007। उसके बाद कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था 2009 में। इसमें से क्या था कि इसको 15वां अधिवेशन बोलते हैं, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 अधिवेशन कोपेनहेगन में संपन्न हुआ था, जिस एनेक्शन पार्टीज के लिए प्रतिबद्धता हेतु हाक वर्किंग ग्रुप की 10वां सम्मेलन था। उसके समझौते के प्रमुख बिंदु, इसमें क्या किया गया था कि जो बेसिक कंट्रीज हैं, जो मतलब एक तरह से जैसा ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ग्लोबल वार्मिंग सजा रोक लगा रहे थे, इन लोगों ने क्या किया कि आपस में एक समझौता, आपस में एक अलग ग्रुप बना लिया, जिन्हें बेसिक कंट्रीज कहते हैं। ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जी इनके ब्रिक्स की कंट्रीज हैं। अगर आप रशिया को इसमें सम्मिलित रशिया को हटा दे तो इन्होंने भी कोपेनहेगन में अपना एक संगठन बना लिया और साथ में 1.5
डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करने का प्रयास करेंगे वैश्विक स्तर पर। उसके बाद यहाँ यहीं 4 निकायों की स्थापना भी हुई है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट वर्ड REDD, रिड्यूस इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये था कि हम एक तरीके से वनीकरण को कम करें, वन उन्मूलन को कम करें और साथ में हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि जो इमिशन हो जाए वो कम किया जा सके। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक बहुत बड़े अवशोषक होते हैं, इसलिए हम अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं और इनके वनोन्मूलन को कम करें। तो REDD यहाँ से प्रश्न आया हुआ UPSC में, REDD और साथ में आगे REDD प्लस बताऊँगा। तो REDD क्या होता है और REDD प्लस में एक अंतर पूछा था। तो इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले REDD एक तंत्र के विकास किया गया। उसके बाद COP के लिए उच्च स्तरीय पैनल जो वित्तीय प्रावधानों के क्रियान्वयन का अध्ययन करे। कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी बात की गई, मतलब एक ऐसा फंड बनाया जाए जो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से हो। एक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिशन की भी स्थापना की जाए। इस सम्मेलन में विकसित देशों ने 2020 तक उनके हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी हेतु तो एक लक्ष्य तय करने पर सहमति जताई। तो ये हो गया। उसके बाद फिर कानकून सम्मेलन हुआ था 2010 में। एक ही करके देखिए, मैंने आपको 1997 बताया, 2005-7 बताया, 2009 का बताया, अब 2007 में जो मेन है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद कानकून जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था 2010 में। कानकून क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2010, ये COP 16 हो गया क्योंकि 1995 से COP शुरू हो रहा, तो ये लगभग 16 हो गया। तो इसमें कानकून समझौता क्या था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि एवं अधिकतम एवं भविष्य को नीचे लाकर 1.5 डिग्री, वही लक्ष्य जो शुरू में लक्ष्य टारगेट किया गया था कि हमें पूरे धरती के आने वाले समय में 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को पूरा करना है, अधिकतम और कम से कम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो कम करना ही करना है। कितना लक्ष्य प्राप्त हुई इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। COP 16 मतलब जो कानकून सम्मेलन हुआ था, इसके भी 3 तंत्रों का उद्भव, तकनीकी टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, कानकून अनुकूलन फ्रेमवर्क, कानकून अडाप्टेशन फ्रेमवर्क और ग्रीन क्लाइमेट चेंज। तो इससे तकनीकी तंत्र, इसमें क्या किया गया था कि तकनीकी कार्य कमेटी, एक टेक्नोलॉजिकल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया था। जलवायु तकनीकी केंद्र एवं नेटवर्क, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क CTCN, 2 चीज़ें विकसित की। कानकून सम्मेलन में क्या था, तकनीकी कार्यकारी कमेटी विकसित की गई, जलवायु तकनीकी केंद्र एवं नेटवर्क का विकास किया गया। इसमें क्या था कि वही बात, विकासशील देशों को विकसित देशों को तकनीक का हस्तांतरण करने की मांग की गई 2010 में कानकून सम्मेलन में। इसमें ये विकसित देशों को ये इस बात के लिए बात करने की कोशिश की गई कि आप हर हाल में विकासशील देशों की मदद करें। जलवायु पर तकनीकों के हस्तांतरण को त्वरित करने हेतु विकासशील देशों को अनुरोध पर तकनीकी हस्तांतरण विकास करना, जलवायु तकनीकों को सूचना एवं ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित करना और जलवायु तकनीक हितधारकों के बीच निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों, अनुसंधान संस्थानों, अकादमी के क्षेत्रीय विशेषज्ञों एवं केंद्र के प्रादेशिक नेटवर्क द्वारा समन्वय को तेज करना। ये 3 चीज़ें इसमें की गई। उसे कानकून अनुकूलन, कानकून एडॉप्टेशन फ्रेमवर्क, इसमें क्या किया गया था कि एक अनुकूलन कमेटी का गठन किया गया था कि कि विकासशील देश जो हैं वो उनकी सुवेगता, उनकी जो जलवायु परिवर्तन का उन पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम कम से कम करने का प्रयास करेंगे। और तीसरे नंबर पर ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड इसके अंतर्गत है पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड लाने तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड महत्तम वृद्धि के नीचे रखना और साथ में वर्ल्ड बैंक को COP तथा GFC के अंतिम अल्पकालिक ट्रस्टी ग्रुप में वर्ल्ड बैंक की मदद से एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, मतलब सारे देश इसमें कुछ अपना फंड इकट्ठा करेंगे, जो भी खर्च होगा जलवायु परिवर्तन के लिए इसी फंड का इस्तेमाल करके हम करेंगे। तो पेपर में आ सकता है ग्रीन क्लाइमेट फंड की शुरुआत कब हुई, दे देगा आपको फोटो प्रोटोकॉल दे देगा, मार्टिन प्रोटोकॉल दे देगा और साथ में दे देगा कानकून सम्मेलन और साथ में अगला कोई एक संगठन का नाम दे देगा, तो कानकून सम्मेलन से। तो हमने ये पढ़ लिया, COP 16 पढ़ लिया, कानकून सम्मेलन। उसके बाद फिर 2011 में डरबन सम्मेलन हुआ। डरबन सम्मेलन में COP 17 इसको कहा जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, सार्वभौमिक कानूनी समझौते की बात की गई। उसके बाद 1 जनवरी 2013 से कोटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता की बात की गई, मतलब लगभग प्रति सम्मेलन लगभग 21 साल हमने एजेंडा 21 देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोटो प्रोटोकॉल का द्वितीय प्रतिबद्धता वृद्धि की। अब वही है कि
मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, कि मतलब एक सम्मेलन का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, हमने दूसरा शुरू कर दिया। तो क्योटो प्रोटोकॉल की जो द्वितीय प्रतिबद्धता शुरू की गई। इस सम्मेलन में क्या था कि 1 जनवरी 2013 से लेकर के 2020 31 दिसंबर 2020 तक 8 सालों का एक लक्ष्य तय किया। देखिए अभी हम पिछले 20 सालों का लक्ष्य हमें मिला नहीं, हम 8 सालों का और लक्ष्य तय कर दिए। इस सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कृषि को जलवायु परिवर्तन की किस सम्मेलन में शामिल किया गया, कोएडाप्टेशन क्योटो प्रोटोकॉल की जो द्वितीय प्रतिबद्धता शुरू कर दी गई थी, इसमें शुरू किया गया 2013 में। उसके बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना पहले तो हम कानून सम्मेलन में ही कर लिया था, लेकिन वास्तव में इसका जो गंभीरता से शुरू की गई इसी 2013 के क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि में शुरू किया गया था। ये हो गया। उसके बाद 2000 हमने ये देख लिया क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय। एक दोहा सम्मेलन हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था। दोहा सम्मेलन 2012 में हुआ था। इसमें अमेरिका ने क्या किया था कि अमेरिका ने धनी देशों का नेतृत्व करता है, तो उसने विकसित देशों के साथ एक संगठन बनाया और कहा कि हम विकासशील देशों की बातों में रुकने वाले नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा क्या समझना जरूरत है कि विकासशील देश की मदद करने को लेकर विकसित देश अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। यही एक कारण रहा है कि अभी तक जलवायु परिवर्तन के प्रति हमें कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन की बात की गई। 2013 का जो नया लक्ष्य हमने तैयार कर दिया था प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता, इसमें क्या था कि ये कहा गया कि विकसित देश, बस हम विकासशील देश विकसित देशों को आरोप लगाते रहें और विकासशील देश विकासशील देशों पर आरोप लगाते रहें। तो जब संशोधन किया गया तो हमने ये विकासशील देश मिलकर के ये कहा कि विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि हरित गृह उत्सर्जन की मात्रा तक कटौती करें। इसके प्राइमरी तरीके से हमने उनको बाध्य कर दिया। इसके अलावा एक नए ग्रीन हाउस गैस के रूप में नाइट्रोजन NF3 को भी क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स 1 देशों की सूची में जोड़ा गया। NF3 को जोड़ा गया। ये भी प्रश्न आ सकता है कि NF3 को किस में जोड़ा गया? क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि में जोड़ा गया था 2013 से लेकर के 2030 में। ये चीज़ होगी। वार्सा सम्मेलन भी करा 2013 में। इसके अंतर्गत सरकार की इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन घरेलू तैयारी करने के निर्णय लिया गया ताकि दिसंबर 2015 से पहले उसे तैयार कर लिया जाए। उसके बाद REDD+ की बात की गई। तो इसमें क्या था कि निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती एवं विकासशील देशों में वनों के संरक्षण एवं युक्त प्रबंधन तथा वन कार्बन सिंक संवर्धन की बात की गई। अब देखिए वार्सा सम्मेलन में देखिए पहले हमने REDD पढ़ाया आपको, रिड्यूस इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अभी REDD+ की बात की गई थी। अभी हम थोड़ा सा इसके अंतर के बारे में समझेंगे। इसमें क्या था कि वार्सा फ्रेमवर्क में शुरू किया गया। REDD में जहां सिर्फ विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधन में बेहतर प्रबंधन एवं बचाव की प्रोत्साहित की राशि तक सीमित हुए, वहीं REDD में सिर्फ वन निम्नीकरण को दिखाता नहीं बल्कि वनों के संरक्षण, संपोषणी प्रबंधन एवं कार्बन भंडार के सकारात्मक तत्वों को भी, मतलब उसी का REDD में क्या था कि हम केवल वनों का लगाएं और साथ में वनों को कटने से बचाएं, ये बात थी। जब हम REDD+ की बात करते हैं तो इसमें वनों के निर्वनीकरण तो रोकना ही रोकना है। उसके बाद वनों को अधिक से अधिक संरक्षण करना है, उनका संपोषणी प्रबंधन करना है और वन कार्बन भंडार के एक सकारात्मक सिंक के रूप में उन्हें प्रोत्साहित करना है। तो देखिए कि REDD में हमने वनों को कटने से बचाना था और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना था। एक सिंपल इतना ही था। यहाँ प्रश्न आया REDD और REDD+ में अंतर की बताएं। जब REDD+ की बात करेंगे तो हम वनों के न केवल संरक्षण करेंगे बल्कि उनके साथ उनका संपोषणी प्रबंधन करेंगे, वन कार्बन के एक सिंक के रूप में उन्हें हम अधिक से अधिक विकसित करेंगे या सकारात्मक रूप में प्रोत्साहित करेंगे। इसमें REDD गुणवत्ता संवर्धन, वन आवरण, फॉरेस्ट कवर का संवर्धन भी शामिल है। निर्वनीकरण द्वारा उत्सर्जन कटौती, वन निम्नीकरण द्वारा उत्सर्जन कटौती, वन कार्बन संग्रह, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को संरक्षण, वनों का संपोषणी प्रबंधन, वन कार्बन संग्रह का संवर्धन। उसके बाद हम इसकी लाभ की बात करें तो REDD+ लाभ क्या था कि 20% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी की मदद करेगा। यूनाइटेड नेशन REDD कार्यक्रम सीधे तौर पर
REDD तंत्र से नहीं जुड़ा हुआ था। UNDP UNEP एवं FAO के सकारात्मक सहयोगात्मक कार्यक्रम है। तो REDD प्लस होने की में हमने क्या किया, UNDP UNEP और साथ में फॉरेस्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सबको एक मंच पर ले आए। तो ये हो गया। उसके बाद इसके लाभ क्या था, कार्यक्रम के अंदर को वनों में संचित कार्बन एवं तत्व का मौद्रिक मूल्य आंका जाता है। REDD प्लस में मैं इसलिए इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया है और आ भी सकता है। इसमें हमने मौद्रिक रूप में आंका कि कितना ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से कितना हम नुकसान कर रहे हैं पूरी दुनिया की GDP का। उसके बाद इसमें बाध्यकारी प्रतिबंध लगाना वनों की कटाई पर, साथ साथ संयंत्र लगाने की अधिक से अधिक हम पेड़ पौधे तो लगाएंगे और साथ में ये बात किया गया कि पेड़ पौधों को काटा नहीं जाएगा। उसके बाद एक और आता REDD प्लस, जहाँ कार्बन इसके ये क्षेत्रों के लिए थे जहाँ कार्बन की उच्च जैव विविधता पाई जाती है, जैसे हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में। उसके बाद भारत की REDD प्लस की स्थिति क्या थी कि भारत ने ये सुनिश्चित किया कि निर्वनीकरण में कमी और वनों के संरक्षण एवं संवर्धन दोनों एक सिक्के की पेड़, मतलब ये था कि पेड़ का संरक्षण करेंगे, साथ में हम अगर जितना पेड़ का संरक्षण हम करेंगे उतना ही कम से कम निर्वनीकरण होगा। बात तो वही हुई, अधिक से अधिक आप पेड़ों का संरक्षण करें तो पेड़ काटे कम काए जाएंगे, तो भारत का ही मानना था। साथ में भारत ने क्या किया कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय आकार देने की कोशिश की कि केवल UNEP FAO और साथ में UNDP ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सभी देश REDD इमिशन डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के आकर के एक मंच के रूप में काम करें और साथ में अधिक से अधिक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए जाए। वर्षा सम्मेलन के थोड़ा सा और हम परिणाम के देखें तो 2020 तक $100 अरब की डाल को गश्ती करने तो प्रयासों को मजबूत प्रदान करना, हरित जलवायु निधि की बात की गई, प्री 2020 तक इमिशन गैप को ख़त्म करना और साथ उत्तरदायित्व में प्रगति की बात की गई। उसके जलवायु परिवर्तन पर कार्य तकनीकी को बढ़ाना। तो ये चीज़ें हो गई, मैंने इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। अगली वीडियो में हम लोग आधे घंटे की वीडियो में हमने आपको इसमें क्या क्या बताया। उसके बाद सबसे पहले हम 2030 बताया शुरू कहाँ से किया कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसी तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा विकसित विकासशील और यूरोपीय देश सभी पर। उसके बाद हमने स्टॉकहोल्म सम्मेलन की बात की, उसके बाद ब्राज़ील के अर्थ समिट की बात की, उसके बाद हमने मार्टियल प्रोटोकॉल की थोड़ा सा चर्चा कर ली बीच में, उसके बाद में हमने प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से समझा, ठीक। उसके बाद हमने बाली सम्मेलन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अनुकूलन एडॉप्टेशन समन इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, उसके बाद कानपुर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्रोटोकॉल का द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि के सम्मेलन समझा और वार्सा सम्मेलन के बारे में समझा। उसके बाद हमने वार्सा सम्मेलन के लिए जो REDD प्लस इसके बारे में हमने समझा, REDD और REDD प्लस के बारे में हमने अध्ययन किया के अंतर के बारे में हमने समझा। उसके बाद भारत की REDD पर स्थिति को समझा और साथ में वार्सा सम्मेलन के थोड़ा बहुत हमने परिणाम समझे। इतना हमने आज पढ़ लिया है। अब हम अगले पीरियड में अगले क्लास में वैश्विक पर्यावरण सुविधा से शुरू करेंगे और साथ में जलवायु परिवर्तन के संगठन की आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।